अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में थे। योगी ने कब्रिस्तान और पाकिस्तान का नाम लेकर अखिलेश पर निशाना साधा है। योगी ने कहा कि जब अखिलेश को मौका मिला था तो वो कब्रिस्तान की दीवार बनवा रहे थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्य है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार का भी कोई विकास है क्या? उनके समय में बिजली मिलती थी क्या? उनके समय में फ्री में राशन मिलता था क्या? और उनके समय में गंगा नहर की सड़क क्या बनी थी? क्या वे विकास कार्यों में रुचि लेते थे? अब देखिए, वैसे उन्होंने एक विकास कराया है, सुनेंगे? उन्होंने एक विकास कराया है, वह कराया है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। पाकिस्तान के ही नहीं, पाकिस्तान परस्तियों के भी छक्के छुड़ेंगे। चुनाव के पहले 4.5 वर्षों तक जो लोग बिलों में दुबके हुए थे, आज जब चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखा करके और फुफकार करके कुछ गर्मी दिखा रहे हैं, 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी को शांत करने के लिए फिर भाजपा की सरकार चाहिए। क्या सहमत हैं? आनी चाहिए ना? राजनाथ सिंह आज यूपी के बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी को गलवान के मुद्दे पर घेरा। रक्षा मंत्री ने राहुल पर देश की सुरक्षा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में लद्दाख में भारत और चीन की सेना जब आमने सामने थी, जब संघर्ष हुआ था, तो भारत की सेना के जवान ज्यादा मारे गए थे और चीन के बाबूस बहुत कम थे, 2, 3, 4 रहे होंगे। पहले तो चीन ने कहा कि एक भी नहीं मरे, चीन की बात मान लिया। वहां का ग्लोबल टाइम्स, मैं पत्रकारों से कहूंगा इसको भी वेरीफाई कर लें, सत्यापित कर लें, मेरी बात गलत हो तो लिख देंगे। ग्लोबल टाइम्स वहां की गवर्नमेंट का, वहां की कांग्रेस का मुख्य पत्र है, उसने लिख दिया कि नहीं, चाइना के कोई 4 मारे गए और भारत के कई मारे। यहां कुछ लोगों को इस बात की खुशी हुई कि प्रधानमंत्री मोदी को ठेंगा दिखा दिया चीन। मैंने भाई, हम जानते थे देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कितने मारे, लेकिन कभी हमने खुलासा नहीं किया, तमाशा बना दिया। भारत का अखबार नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में खोजी पत्रकार ने लिखा है, खोजबीन करने के बाद, चाइना में जाकर पता लगाने के बाद, कि भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो आमना सामना हुआ था, जो भिड़ंत हुई थी, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 लोग मारे गए हैं। 38 से लेकर सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई। उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। रेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री है, इस तरह अगर जस्टिफाई करेंगे एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले को। श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। फायरिंग में फिक्सिंग सोचिए ना, पहले चरण से ठीक पहले ओवैसी पर गोलीकांड, संयोग या प्रयोग। इस गोलीकांड से मतलब ओवैसी पर गोलीकांड, किसे नफा किसे नुकसान।
इस सवाल का जवाब मिले ना मिले, लेकिन इस पर राजनीति जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर ओवैसी की एंट्री, ओवैसी पर गोलीकांड और उसके बाद जाटों के बाद मुस्लिम वोटों का बंटवारा अखिलेश के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। इस बीच ऑल इंडिया एमआईएम के अध्यक्ष असद ओवैसी पर गोली चले 4 दिन बीत चुके हैं। ये वो तस्वीर है जब आपने देखा था, लेकिन उनसे सुरक्षा लेने की अपील की जा रही है, लेकिन वो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि Z+ सिक्योरिटी ले लीजिए भाई। आज गृह मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर ओवैसी पर जवाब उन्होंने दिया। गोलीकांड पर बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उनसे अपील की गई कि वो सुरक्षा ले लें और हमारा तनाव कम करें। लेकिन ओवैसी सुरक्षा लेने को तैयार ही नहीं है Z+। सबसे पहले सुनिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा ओवैसी पर गोलीकांड को लेकर। श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने की लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें।